सबसे पहले आज आपको यह दिखाएंगे कि क्या अब वक्फ का वक्त समाप्त होने वाला है। ईद के त्योहार के ठीक बाद केंद्र सरकार कल दोपहर 12:30 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधित बिल को पेश करेगी और इस पर कुल 8 घंटे तक बहस चलेगी और इसके बाद वोटिंग कराई जाएगी। यह फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में हुआ है, जिसे विपक्षी नेता बीच में ही छोड़कर चले गए। विपक्षी नेताओं की मांग थी कि इस बिल पर लोकसभा में 8 नहीं बल्कि 12 घंटे तक बहस होनी चाहिए और सभी सदस्यों को अपनी राय देने के लिए ज्यादा से ज्यादा समय मिलना चाहिए, लेकिन इस मांग को नहीं माना गया। कमेटी का कहना था कि कुछ सदस्य बहस के लिए 4 से 5 घंटे देने की मांग कर रहे हैं और इसलिए दोनों पक्षों को सुनने के बाद बहस के लिए 8 घंटे का समय देना बिल्कुल सही रहेगा। और इस फैसले के बाद बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत सभी पार्टियों ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। व्हिप का मतलब यह होता है कि इन पार्टियों ने अपने सभी सांसदों को कल वोटिंग के दौरान लोकसभा में हाजिर रहने के आदेश दिए हैं और जो सांसद ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ उनकी पार्टियां एक्शन ले सकती हैं। यानी कल सबके लिए संसद में मौजूद रहना अनिवार्य होगा। अब यह बीजेपी के लिए और मोदी सरकार के लिए भी एक अग्नि परीक्षा है, लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू ने इस बिल का समर्थन करने का फैसला कर लिया है और अपने सभी सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया है। और कल इस बिल पर बहस के बाद अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू रात 8:30 बजे अपना जवाब देंगे और इसी जवाब के बाद इस बिल पर वोटिंग कराई जाएगी। लोकसभा में कुल मिलाकर 542 सदस्य हैं और इस बिल को पास कराने के लिए कम से कम 272 सदस्यों की आवश्यकता होगी और ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार को इस बिल पर 293 सांसदों का समर्थन अभी तक मिल चुका है। यानी अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं कल भी, तो ये बिल लोकसभा में पास हो जाएगा। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास कुल मिलाकर 293 सांसदों का समर्थन है और विपक्ष के पास लोकसभा में 232 सांसदों का समर्थन है और 17 अन्य सांसद ऐसे हैं जिनकी राय अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि अगर बीजेपी को जेडीयू और टीडीपी के सांसदों का समर्थन नहीं मिला तो यह बिल गिर भी सकता है, क्योंकि जेडीयू के पास 12 और टीडीपी के पास 16 सांसद हैं और इन्हें अगर हटा दिया जाए तो बीजेपी के पास 265 सांसद बचते हैं, जबकि बिल को पास कराने के लिए 272 सांसदों की आवश्यकता है। और इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए विपक्षी दलों ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से इस बिल के खिलाफ वोटिंग करने की अपील की है। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बीजेपी के सहयोगी दलों से इस बिल के खिलाफ वोट करने की अपील की है। जो लोग ये कह रहे हैं कि लोकसभा के बाद इस बिल का राज्यसभा में पास होना मुश्किल है, उन लोगों को आज ये आंकड़े भी जरूर देखने चाहिए। राज्यसभा में इस समय कुल 236 सांसद हैं। अगर सरकार को इस बिल को पास कराना है तो उसे 119 सांसदों की आवश्यकता होगी, जबकि सरकार के पास इस समय 121 सांसद हैं, जिनमें से 98 सांसद अकेले बीजेपी के हैं। विपक्षी दलों के पास राज्यसभा में 85 सांसद हैं, जिनमें से कांग्रेस के सिर्फ 27 सांसद हैं और 30 सांसद ऐसे हैं जो दोनों में से किसी भी गठबंधन से नहीं है। और इन राज्यसभा सांसदों और इनकी पार्टियों ने अपनी राय अभी तक इस बिल पर स्पष्ट नहीं की है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि अगर कल ये बिल लोकसभा में पास होता है तो 3 अप्रैल को ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां भी 8 घंटे की बहस के बाद इस पर वोटिंग कराई जाएगी। और अगर राज्यसभा में भी ये बिल पास हो गया तो इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा और अगले 1 हफ्ते से 4 हफ्तों के बीच ये बिल देश में वक्फ की संपत्तियों के लिए लागू हो जाएगा। यानी ये बिल इसके बाद कानून बन जाएगा और अगर ये कानून बन गया तो देश के तमाम मुसलमान भी ये कहने लगेंगे कि मोदी है तो मुमकिन है। मुसलमानों में मेजोरिटी लोग इसको समर्थन कर रहे हैं। जेडीयू समर्थन कर रहे हैं। अरे मैं क्या बता रहा हूँ, सब समर्थन कर रहे हैं तो फिर आप एक पार्टी का नाम ले रहे हैं। कल रिप्लाई होना है, पारित होना है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि अगर
बिल में बोलने के लिए कुछ नहीं है तो बहाना बना करके टाइम का बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का बहाना बना करके वॉकआउट करने का ये सब मत कीजिए। जो समय तय किया गया है खुलकर बोलिए, हम सुनना चाहता हूं और एक एक पॉइंट एक एक सेक्शन क्लोज का हम जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये वक्फ बिल नहीं है बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है ये। और अगर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी इसकी तायद करेंगे तो वो अपने पॉलिटिकल रीजंस की वजह से या जो भी उनके है नैरो रीजन तायद कर रहे हैं नरेंद्र मोदी सरकार की, ये बात साबित हो जाएगी कि वो मुसलमानों की मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को, इवैक्यू ऑफ प्रॉपर्टीज को और लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करेंगे तो एनक्रोचर्स को रिवॉर्ड करेगी। तो वो उसकी ये सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये देखना चाहिए कि ये सपोर्ट तो कर रहे हैं मगर क्या आप 5 साल के बाद जब जाएंगे जनता के पास क्या जवाब देंगे उनको? अब तो बिहार का चुनाव भी है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एक बात समझिए, वक्फ बाय यूजर सरकार निकाल रही है। हिंदू धर्म में मड बाय यूजर, टेम्पल बाय यूजर अलाउड है, तो यहाँ पर क्यों अलाउ नहीं कर रहे आप? हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में कोई नॉन हिंदू मेंबर नहीं बन सकता, तो यहाँ पर आप नॉन मुस्लिम को क्यों बना रहे हैं? अभी भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि जेडीयू शायद नहीं देती या चंद्रबाबू नायडू नहीं साथ देंगे, लेकिन हम ये बेहतर के लिए बिल ला रहे हैं। कल जो बिल आएगा आप देखेंगे कि ये अगर राजनीति इनको नहीं करनी होगी, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं कर रहे होंगे, तो ये बिल इससे बेहतर गरीब या पसमानदा मुसलमानों के लिए हो नहीं सकता है और इसका उनको समर्थन करना है। नहीं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ है हम लोग। इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। देश जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध सबका है ना, सभी एक साथ है। केवल कुछ लोग जो वक्फ के नाम पर राजनीति करते हैं, जो मुसलमान बड़े लोग हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, उनका जो है अथॉरिटी खत्म हो रहा है। इस कारण से वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं। किन गरीबों को आपने कितना स्टाइपेंड दिया, किन गरीबों के बच्चियों की शादी की, किन गरीब के बच्चों को आपने पढ़ाई लिखाई किया, वक्फ का जो टोटल कॉन्सेप्ट है उसके बारे में चर्चा करिए ना। लोकतंत्र के अंदर हम लोग लड़ सकते हैं, यहाँ भी लड़ेंगे, यहाँ के बाद कोर्ट में लड़ेंगे। देखिए ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है। संविधान की किसी भी धारा के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती और ये सीधे सीधे ओवरलैपिंग हो रही है। और जो संविधान ने हमें संरक्षण दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का, उसके ऊपर बुलडोज हो रहा है। हैसियत की आयत चिश्ती की कौन है? ये चिश्ती सरकारी नौकर है, 2 करोड़ रुपए दरगाह से लेता है। मुस्लिम समाज के कोई मुस्लिम समाज नहीं मानता ऐसे को। ये दलाल हैं बीजेपी के, ये बीजेपी के दलाल हैं। एक भी व्यक्ति ले आइए और वक्फ बोर्ड बता दे कि इस व्यक्ति को मैंने पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर इंजीनियर बनाया वक्फ के कल्याण से, वक्फ के पैसे के कल्याण से, या किसी मुस्लिम बहन की शादी कराई हो, या किसी भी परिवार को दवा इलाज कराई हो। कुछ नहीं, सिर्फ अपनी जेबें भरी हैं। बड़ी बड़ी दरगाहें, बड़ी बड़ी मस्जिदें जिनके नीचे 50-50 दुकानें हैं, जिनमें 50-50 लाख रुपए की पगड़ी लेकर अपनी जेब में रखने का काम करते हैं। तो ये वेलफेयर कर रहे हैं। वक्फ को इस तरह निशाना बनाना ये अफसोस की बात है, क्योंकि ऐसा लगता है कि सिर्फ हमारा ही एक जो खैरात का सिलसिला है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बेहतर होता कि ना ही हो। अब पार्लियामेंट तक है, हम कभी इस बिल का जो है हम इसकी हिमायत कर नहीं सकते। हमारे जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो इसकी पुरजोर जो है मुखालफत करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक मुद्दा बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए, और वो ये है कि ये नया भारत है। क्या नए भारत में अब राजनीति बदलेगी? क्या नए भारत में कुछ खास शब्दों की परिभाषाएं भी बदल जाएगी? जैसे इस समय एनडीए में कुछ पार्टियां ऐसी हैं, नाम उनके जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, और कुछ और भी पार्टियां ऐसी हैं जो अभी तक अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहती आई हैं। मतलब कि ये धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं और इन पार्टियों का झुकाव अभी तक मुस्लिम वोटर्स की तरफ ज्यादा रहा है। ये हमेशा मुसलमानों की आलोचना करने से बचते रहे हैं और ये पार्टियां जानती हैं कि इन्हें मुसलमानों के वोट चाहिए, और इसीलिए अभी तक इन्होंने मुसलमानों को हमेशा खुश करके रखा है। लेकिन अब ये बीजेपी के साथ आ गए हैं, और बीजेपी के साथ आने में डर ये है कि अगर कोई पार्टी बीजेपी के साथ आती है तो कहा जाता है कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। तो ये जो सारी पार्टियां हैं, इन पर विपक्षी पार्टियों की नज़र है कि
कि ये सेकुलर पार्टियां हैं, अगर इन्होंने वक्फ बोर्ड पर संशोधन बिल पर सरकार का साथ दे दिया तो फिर मुसलमान इनसे भी नाराज हो जाएंगे और इसके बाद ये सेकुलर पार्टी नहीं रहेंगी, ये धर्मनिरपेक्ष पार्टियां नहीं रहेंगी। लेकिन आज हम ये कहना चाहेंगे कि कल जो कुछ होने वाला है और अगले हफ्ते जो राज्यसभा में जो कुछ होने वाला है, देश की संसद में अब आने वाले दिनों में जो कुछ होगा, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा हमारे देश में, हमारे देश की राजनीति में, क्योंकि इससे यह साबित होगा कि नए भारत में अब सेक्युलर शब्द की परिभाषा बदल रही है। धर्मनिरपेक्ष होने का असली मतलब क्या है, उसकी परिभाषा बदल रही है। जो पहले हमें बताया गया था वो शायद सही परिभाषा नहीं थी, अगर ये बिल पास हो गया तो, और यही नया भारत है। बड़ा सवाल यह होगा कि क्या वाकई देश का आम मुसलमान वक्फ बोर्ड से इतना प्यार करता है कि वो वक्फ बोर्ड के इस पूरे कानून में जरा भी बदलाव नहीं बर्दाश्त करेगा? क्या वाकई ये इतना बड़ा मुद्दा है देश के आम मुसलमानों के लिए कि वो वक्फ बोर्ड से इतना ज्यादा लगाव रखते हैं, इतना ज्यादा प्यार करते हैं कि अगर वक्फ बोर्ड के कुछ कानून में बदलाव आ गया तो देश का मुसलमान नाराज हो जाएगा? क्या ये वाकई ऐसा है या फिर कुछ नेता और कुछ राजनीतिक दल इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मुसलमानों की राजनीति करनी है, उन्हें अपनी दुकानें चलानी है? इसी से जुड़ा एक बड़ा सवाल यह भी होगा कि जो तमाम नेता आज इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्या ये वाकई मुसलमानों के असली नेता हैं? क्या देश के सारे 20 करोड़ मुसलमान इन नेताओं को अपना असली नेता और अपना असली प्रतिनिधि मानते भी हैं या नहीं? ये सारी बातें आपको इस बार संसद में जो कुछ होगा इस बिल से स्पष्ट हो जाएंगी। इससे पहले अब आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं कि इस बिल में, इस मामले पर पहले भी संशोधन हो चुके हैं, बदलाव हो चुके हैं इस कानून में। इससे पहले वर्ष 1995 में और फिर वर्ष 2013 में वक्फ बिल में बदलाव किए गए थे और दोनों समय देश में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की ही सरकारें थी। तो पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें जो पहले बदलाव किए गए हैं वो कांग्रेस के समय ही किए गए हैं, कांग्रेस की सरकार ने ही उन बदलावों को किया है। दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों संशोधित बिल सर्वसम्मति से पास हुए थे। तो जब ये दोनों बदलाव किए गए 1995 में और 2013 में कांग्रेस की सरकारों द्वारा, तब इन बदलावों को सर्वसम्मति से पास किया गया था और किसी भी पार्टी ने वोटिंग के दौरान इसका विरोध नहीं किया था और विरोध ना करने वाली पार्टियों में बीजेपी भी शामिल थी। आज वही बीजेपी इस बिल में बदलाव करना चाहती है, लेकिन जब पहले इस बिल में बदलाव किए गए थे तब बीजेपी ने विरोध नहीं किया था और आज बीजेपी उन्हीं बदलावों को अब हटाना चाहती है। वर्ष 1995 में बीजेपी के पास संसद में 120 सांसद थे और वर्ष 2013 में बीजेपी के 116 सांसद थे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने वक्फ कानूनों का समर्थन किया था और इसके पक्ष में वोटिंग की थी। लेकिन अब वही बीजेपी उसी कानून को बदलना चाहती है और इस पर कल एक नया बिल पेश कर रही है। अगर यह बिल पास होता है तो वक्फ कानून में 10 बड़े बदलाव आएंगे। आजकल चारों तरफ वक्फ कानून की चर्चा है, चारों तरफ इसका शोर है और हम आप सबको, दर्शकों को यह बताना चाहेंगे, चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान या किसी और धर्म को मानने वाले हैं, पर आपको पता तो होना चाहिए कि यह शोर हो क्यों रहा है और इसके सही मुद्दे क्या हैं। तो 10 बड़े बदलाव हैं। क्या बदलाव हैं जरा देखिएगा और फिर यह भी सोचिएगा कि इन बदलावों से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। तो पहला और सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को हाल ही में अपनाया है और जिन्हें मुसलमान बने 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, वो नए नए मुसलमान वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति अब दान में नहीं दे पाएंगे और इससे धर्म परिवर्तन कराकर वक्फ को अपनी संपत्ति दान देने के मामलों पर रोक लग जाएगी। क्योंकि सोचिए, अगर कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति है और उसकी संपत्ति वक्फ को लेनी है तो इसमें क्या किया जाएगा? उस व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराकर उसे पहले मुसलमान बना दिया जाएगा और मुसलमान बनते ही
वो अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दान में दे सकता है। और ऐसा बहुत जगह हो भी रहा होगा। हो सकता है कुछ जगह मर्जी से होता होगा, कुछ जगह बिना मर्जी के भी होता होगा या संपत्ति ले ली जाती होगी। अब यह नहीं हो पाएगा कि किसी का धर्म परिवर्तन करवाया, उसे मुसलमान बनाया और उसकी संपत्ति ले ली। अब इस पर रोक लग जाएगी। यह बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति उसी जमीन को दान में दे पाएगा जो उसके नाम पर रजिस्टर्ड होगी। अगर कोई व्यक्ति किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड जमीन को दान में देता है तो इसे गैर कानूनी माना जाएगा और वक्फ भी ऐसी संपत्तियों पर अब अपना दावा नहीं कर पाएगा। तीसरी बात, वक्फ अल औलाद के तहत महिलाओं को भी अब वक्फ की जमीन में उत्तराधिकारी माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिस परिवार ने वक्फ की जमीन वक्फ अल औलाद के लिए दान में दी है, उस जमीन से होने वाली आमदनी सिर्फ उन परिवारों के पुरुषों को ही नहीं मिलेगी, बल्कि इस आमदनी में महिलाओं का भी हिस्सा होगा। अब आप बताइए, इसमें किसी को क्या परेशानी हो सकती है? ये तो महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। जो मुस्लिम महिलाएं हैं उन्हें उनका हिस्सा मिलेगा, उनका हक मिलेगा। चौथी बात, वक्फ में दी गई जमीन का पूरा ब्यौरा अब ऑनलाइन पोर्टल पर 6 महीने के अंदर अंदर अपलोड करना होगा और कुछ मामलों में इस समय अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है। अब सोचिए, इसमें भी किसी को क्या समस्या हो सकती है? वक्फ बोर्ड ने कोई जमीन ली है, दी है, कुछ भी किया है, उस जमीन का पूरा ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर होना चाहिए ताकि देश के सभी लोग उसे देख सके। ये तो पारदर्शिता है, इसमें तो किसी को क्या परेशानी हो सकती है? लेकिन बड़ा बदलाव इसमें यह है कि अब वक्फ में दी गई हर जमीन का ऑनलाइन पोर्टल पर डेटाबेस होगा और वक्फ बोर्ड इन संपत्तियों के बारे में कोई भी जानकारी अब किसी से छिपा नहीं पाएगा। बात तो वही है कि इस पर्दे को हटाना है। जमीनों पर, संपत्तियों पर जो पर्दा डाल दिया जाता है चुपचाप कि किसी को पता ही ना चले कि यह जमीन कहां से आई और कहां चली गई, अब उस पर्दे को हटा दिया जाएगा। किस जमीन को किस व्यक्ति ने दान में दिया है, वो जमीन उसके पास कहां से आई, वक्फ बोर्ड को उससे कितने पैसे की आमदनी हुई और उस संपत्ति की देखरेख करने वाले मुतवल्ली को कितनी तनख्वाह मिलती है, ये जानकारी, सारी जानकारियां ऑनलाइन पोर्टल पर अब उपलब्ध करानी होंगी और इससे वक्फ की संपत्तियों में पारदर्शिता आएगी और वक्फ बोर्ड को होने वाला नुकसान भी कम हो जाएगा। हो सकता है कि यह नुकसान जानबूझकर किया जा रहा हो ताकि लोगों को यह ना पता चले कि वक्फ बोर्ड असल में पैसा तो इतना कमा रहा है लेकिन बताता नहीं। उदाहरण के लिए, मार्च 2019 में, यह बात हमने आपको कल भी बताई थी, आज भी ध्यान से सुनिएगा। मार्च 2019 में वक्फ को अपनी 8,72,000 संपत्तियों से सालाना 151 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी 2019 में। लेकिन 5 साल बाद मार्च 2024 में यह आमदनी घटकर सिर्फ 1,30,00,000 रुपए रह गई और वक्फ आज तक यह नहीं बता पाया कि ऐसा कैसे संभव है कि उसे अपनी एक संपत्ति से हर महीने सिर्फ 1 रुपए की ही आमदनी हो रही है। औसतन अगर इसका हिसाब किताब लगाया जाए तो यह आमदनी कम कैसे हो सकती है? इसको तो बढ़ना चाहिए था। पांचवां बड़ा बदलाव यह है कि जिन सरकारी संपत्तियों पर वक्फ अपना अधिकार जताता है, बताता है, उन संपत्तियों को पहले दिन से ही अब वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। इसके बाद भी अगर यह दावा किया जाता है कि कोई सरकारी संपत्ति वक्फ की है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार एक नामित अधिकारी से पहले इसकी जांच करवाएगी और यह कलेक्टर रैंक के ऊपर का अधिकारी होगा। अगर इस रिपोर्ट में वक्फ का दावा गलत साबित होता है तो सरकारी संपत्ति का पूरा ब्यौरा रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा और यह सरकारी संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। यह नियम उन सरकारी संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर पहले से ही वक्फ का दावा या फिर वक्फ का कब्जा है। कोई अन्य संपत्ति या जमीन वक्फ की है या नहीं, इसकी जांच कराने के लिए भी राज्य सरकार को जरूरी अधिकार दिए जाएंगे इस नए बिल में। इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह आएगा कि वक्फ बिना किसी दस्तावेज और सर्वे के अब किसी भी जमीन को अपनी जमीन बताकर उस पर कब्जा नहीं कर पाएगा। उदाहरण के लिए, वक्फ बोर्ड किसी गांव की जमीन को अपना बताता है तो ऐसे मामलों में वक्फ के दावों की पहले जांच की जाएगी और अगर वक्फ बोर्ड सबूत नहीं दे पाया तो उसका दावा खारिज हो जाएगा। मौजूदा कानून में वक्फ बोर्ड के दावे को बिना जांच के ही सही मान लिया जाता है और जिस व्यक्ति की जमीन पर दावा होता है, जिस गांव की जमीन पर दावा होता है, उस व्यक्ति को ही
वक्फ की अपनी अदालत में जाकर इसे अपनी संपत्ति साबित करना होता है। यानी ये उस पर है पूरा मामला कि वो साबित करे कि ये जमीन उसकी है। छठी बात, केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 गैर मुस्लिम व्यक्ति और 2 मुस्लिम महिलाओं को भी अब जगह दी जाएगी। इसके अलावा इस परिषद में नियुक्त किए गए सांसद और पूर्व जजों का भी मुस्लिम होना अब अनिवार्य और आवश्यक नहीं होगा। यानी इस बोर्ड को सेक्युलर बनाया जा रहा है, इस बोर्ड को धर्मनिरपेक्ष बनाया जा रहा है। इसमें जो गैर मुस्लिम लोग हैं उन्हें भी लाया जा रहा है, इसमें महिलाओं को भी लाया जा रहा है। तो जो लोग सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, जो लोग धर्मनिरपेक्ष होने की बात करते हैं, उन्हें इसमें क्या परेशानी हो सकती है? अब तो केंद्रीय वक्फ परिषद को और ज्यादा धर्मनिरपेक्ष बनाया जा रहा है। सरकार का यह कहना है कि इससे वक्फ में पिछड़े और गरीब मुसलमानों को भी जगह मिलेगी और वक्फ में मुस्लिम महिलाओं को भी अब उनकी हिस्सेदारी मिलेगी। अब बताइए, इसमें देश के मुसलमानों को भी क्या आपत्ति हो सकती है? अगर गरीब और पिछड़े मुसलमानों को यहाँ जगह दी जा रही है, मुसलमानों को जगह, गरीब महिलाओं को जगह दी जा रही है, तो किसी को क्या समस्या है? राज्यों के वक्फ बोर्ड में भी अब 2 मुस्लिम महिलाएं और 2 गैर मुस्लिम सदस्य जरूर रखे जाएंगे और शिया, सुन्नी और पिछड़े मुसलमानों से भी एक सदस्य को इसमें रखना अनिवार्य होगा। यानी इन बोर्ड्स को अब खोल दिया गया है और इनमें बोहरा और आगा खानी समुदाय से भी एक सदस्य होना चाहिए। और ये वो समुदाय हैं जिनकी संख्या बहुत कम है और जो बाकी मुसलमानों से अलग होते हैं, अलग रहते हैं, क्योंकि ये ना तो दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और ना ही ये लोग हज की यात्रा पर जाते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि मुसलमानों में भी अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग जातियां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जितने भी अलग अलग वर्ग हैं मुसलमानों में, सबको इस बोर्ड में जगह दी जाएगी, चाहे उनकी संख्या कैसी भी हो। अब महिलाओं को भी इस बोर्ड में जगह दी जाएगी और गैर मुसलमान लोगों को भी इसमें जगह दी जाएगी। 7वां बदलाव, सरकार ने इन दोनों मुस्लिम संप्रदायों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बनाने का भी प्रावधान इस कानून में अब जोड़ दिया है। 8वीं बात, लोगों के पास वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिनों में रेवेन्यू कोर्ट्स, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील दायर करने का अधिकार होगा, जो आज के मौजूदा कानून में नहीं है। तो यह कितनी अच्छी बात है कि अगर वक्फ ट्राइब्यूनल ने कोई फैसला सुना दिया तो कोई भी व्यक्ति उस फैसले के खिलाफ देश की दूसरी अदालतों में जा सकता है। अभी के कानून में अगर वक्फ ट्राइब्यूनल ने कोई फैसला सुनाया तो आप इन अदालतों में नहीं जा सकते, उसे चैलेंज नहीं कर सकते। 9वां बदलाव, केंद्र और राज्य सरकारों के पास वक्फ बोर्ड के खातों का ऑडिट कराने का अधिकार होगा, जिससे किसी भी तरह की बेईमानी और भ्रष्टाचार को रोका जा सकेगा। तो अभी तक वक्फ बोर्ड क्या करता है, कहां से पैसा आया, कहां चला गया, इसका ऑडिट संभव नहीं था। अब यह ऑडिट सरकार करवा पाएंगी। और 10वां बदलाव यह है कि वक्फ बोर्ड सरकार को कोई भी जानकारी देने से अब इनकार नहीं कर सकता और वक्फ बोर्ड ये भी नहीं कह सकता कि कोई ज़मीन आज से 200, 300 या फिर 500 वर्ष पहले किसी इस्लामिक काम के लिए इस्तेमाल हो रही थी तो वो ज़मीन इस नाते अब उसकी हो गई है। ये मनमानी अब इस नए कानून के बाद समाप्त हो जाएगी। एक लाइन में अगर आप हमसे पूछें तो वो ये है कि अब नए कानून के बाद वक्फ बोर्ड की मनमानियाँ ख़त्म हो जाएंगी। वक्फ बोर्ड को अपने पैसे की पूरी जानकारी देश के लोगों को देनी पड़ेगी, देश के मुसलमानों को देनी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड में अब महिलाओं को भी हिस्सेदारी मिलेगी और पिछड़े और गरीब मुसलमानों को भी हिस्सेदारी मिलेगी। और यही बहुत सारे लोगों की परेशानी है कि अभी तक तो हम किसी को बताते ही नहीं थे कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। अपनी मर्जी से बोर्ड में लोगों को रखते थे जो हमारे अपने लोग होते थे। चाहे जिस ज़मीन पर कब्जा कर लिया उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। अब ये सारी मनमानियाँ बंद हो जाएंगी और अब वक्फ बोर्ड के ऊपर सरकार का जो नियंत्रण है वो मजबूत हो जाएगा और यही परेशानी लोगों को हो रही है। वर्ष 1950 में पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 52,000 एकड़ ज़मीन थी, जो वर्ष 2009 में बढ़कर 4 लाख एकड़ हो गई, फिर 2014 में बढ़कर 6 लाख एकड़ हो गई और अब वर्ष 2025 में वक्फ बोर्ड के पास हमारे देश की कुल 9,40,000 एकड़ ज़मीन है।
लगातार वक्फ बोर्ड की ज़मीनें बढ़ती जा रही हैं। आज ये बात तो सब जानते हैं कि देश में सेना और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ बोर्ड के पास है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि पिछले 76 वर्षों में सेना की ज़मीन में सिर्फ 31% की वृद्धि हुई है, जबकि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों में 1700% की वृद्धि हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि सेना के पास जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल देश की रक्षा के लिए होता है, सैनिक कार्यों के लिए होता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीन है उसके इस्तेमाल और प्रबंधन को लेकर आज भी हमारे देश में किसी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं है। आज भी किसी को नहीं पता कि वक्फ बोर्ड अपनी संपत्तियों का इस्तेमाल कहाँ करता है, कैसे करता है, कितने ऐसे गरीब मुस्लिम परिवार हैं, बच्चे हैं जिनकी मदद वक्फ बोर्ड ने की है। इसका कोई रिकॉर्ड है नहीं और ना ही वक्फ बोर्ड किसी को बताता है।